नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप। देखिए, कई तरह के एस्पिरेंट होते हैं। कुछ लोग केवल फार्म भरते हैं, कुछ लोग फार्म भी भरते हैं और सिलेबस भी देखते हैं। कुछ लोग फार्म भी भरेंगे, सिलेबस भी देखेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। कुछ लोग ये सब करने के बाद मॉक टेस्ट भी लगाएंगे। तो जो आखिरी कैटेगरी के बच्चे होते हैं कि फार्म भी भरेंगे, सिलेबस भी देखेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, कॉन्फिडेंट भी रहेंगे और मेरे प्यार भी समय से ही अपनी तैयारी शुरू कर देंगे, वही असली विजेता होते हैं मेरे प्यारे भाई। और वही सिलेक्शन की राह को पकड़ते हैं। बाकी तो मेरे दोस्तों, उनका जन्म फार्म की फीस जो है सरकारी एजेंसियों को देने के लिए हुआ है, बाकी बच्चों का, क्योंकि वो सीरियस ही नहीं है। जब बालक खुद ही सीरियस नहीं है तो बताइए ये सरकार, ये तंत्र, ये सिस्टम क्यों सीरियस हो आपको नौकरी देने के लिए। तो मेरे प्यारे भाई, आपको पता है कि रेलवे का अगला पेपर आरआरबी ग्रुप डी होगा, उसकी आपको मेहनत से तैयारी करनी चाहिए। हम आपको उसके प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट करा रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। जैसा एग्जाम में आएगा उसी लेवल का, रेलवे के अभी तक के पेपर के पैटर्न को समझते हुए। मैंने रेलवे ग्रुप डी के अभी तक जितने पेपर हुए हैं 2018 में, 21 में, उन सभी पेपर्स को देखा है। रेलवे का हर एक एग्जाम पिछले 2 साल से 2024 से जो हो रहा है, मैंने हर एक को सॉल्व करा है। तो रेलवे का हर एक ट्रेंड पता है। उसी बेसिस पे मॉक टेस्ट क्रिएट कर रहा हूं। अगर आपको पेपर में अपनी लंका नहीं लगवानी है और एग्जाम में डंका बजाना है तो ये मॉक टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है। आज हम रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट 5 सॉल्व करेंगे मेरे भाई। गणित के 25 सवाल एज इट इज जो पेपर में आ सकते हैं, अर्थमेटिक एडवांस के। आप हमारे चैनल पे जाएंगे मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर, तो मैं 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं। ठीक है ना, ये सब है। प्रॉपर प्लेलिस्ट भी हम इसकी बनवा देंगे। प्लेलिस्ट अभी बनी है, अभी प्लेलिस्ट इसकी नहीं बनी, हम इसकी प्लेलिस्ट भी बनवा देंगे मेरे भाई। ठीक है जी। शॉर्ट्स भी वाली सीरीज भी चल रही कि हम डेली जो एक कंसेप्चुअल शॉर्ट्स यहां पे अपलोड करते हैं, आप इसको भी फॉलो करेगा। बहुत काम का कंटेंट है जो इस चैनल पर आपको फ्री में मिल रहा है, वो पैसा देके भी बच्चों को नसीब नहीं है। ठीक है, चलिए, सब पागल बनाते हैं मेरे भाई, हम आपको बहुत क्वालिटी वाली चीज दे रहे हैं जिससे आपको वाकई में फायदा हो। चलो, कॉपी पेन खोलो, सॉल्व करो। सवाल नंबर 1। सवाल है, यदि एक्स स्क्वायर बटे एक्स की पावर 4+1 बराबर 1/83, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ ज्ञात कीजिए। सबको सवाल दिख गया। अब देखिए, अगर मैं उल्टा कर दूं, दोनों तरफ से उल्टा कर दूं, तो क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 4+1 बटे एक्स स्क्वायर है ना, ये 1/83। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा बच्चे? 83/1 हो जाएगा ना। अब डिवाइड कर दो, ये x की पावर 4 को अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर, ये +1, 1 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 1/x² बराबर 83। अब मुझे ये पूछा है बेटा, x³ माइनस x 1/x³। अगर x³ माइनस 1/x³ निकालना है तो हमें x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए। ठीक है भैया, ये देखा करो कि सवाल में क्या पूछा है। अगर x² प्लस 1/x² से x माइनस 1/x पे जाना है, पावर 2 से पावर 1 पे आना है, लेकिन बीच में माइनस है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? 2 घटा के अंडर रूट ले लीजिए। 83 में से 2 घटाइए, 81 का अंडर रूट 9। x माइनस 1/x 9 आ गया। भाई, अगर x माइनस 1/x 9 है तो x³ माइनस 1/x³ क्या आएगा? k³ प्लस 3k, k³ प्लस 3k। 9 का क्यूब 729, 729 में हम लोग 27 जोड़ेंगे तो 756। 756 इस सवाल का आंसर आ जाएगा मेरे भाई, बी ऑप्शन। देखो कितना प्यारा सवाल है। थोड़ा सा मैंने खुद ही चेंज कर दिया, ये एज इट इज PYQ नहीं है सवाल। ये देखिए, सवाल नंबर 2। बच्चे अक्सर ऐसे बड़े बड़े सवाल देख के घबराते हैं, पर आपके पेपर का ही आया हुआ सवाल है। 2 वर्कर ए एंड बी आर एंगेज्ड टू डू ए पीस ऑफ वर्क। 2 मजदूर लगा दी भाई, ए और बी किसी काम को करने में। A working alone would take 50 hour more to complete the two than when A and B work together। देखिए, सवाल ये कह रहा है कि जब A और B एक साथ काम करने में जितना समय लेते हैं, अकेले A उस काम को करने में 50 घंटे ज्यादा लेता है। अकेले 20 काम को करने में, एक साथ A और B को काम पूरा करने में लगने वाले समय से 8 घंटे अधिक लगते हैं। उन दोनों के द्वारा एक साथ को काम पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए।
सबको सवाल समझ आ गया? तो जैसे यहां पर दो लोग हैं, ए और बी, दो लोग हैं, तो सवाल ये कह रहा है कि मान लो ए और बी ये दो लोग मिलकर किसी काम को एक्स घंटे में करते हैं। मान लिया ए और बी किसी काम को एक्स घंटे में करते हैं। तो बोला है ए अकेले इस काम को करने में एक साथ ए और बी को जितना समय लगता है एक्स घंटे, उससे ए अकेले 50 घंटे ज्यादा लेता है। ए और बी मिलकर अगर एक्स घंटे में काम कर रहे हैं तो ए जो है अकेले एक्स प्लस 50 घंटे लेता है। बी अकेले उस काम को करने में जितना समय ए और बी मिलकर लेते हैं, अगर ए और बी एक्स घंटे ले रहा है तो बी उस काम को करने में एक्स प्लस 8 घंटे लेता है, बी उस अकेले उस काम को करने में। समझ में आ गई बात? आप बोलोगे यस सर समझ में आ गई है। उन दोनों के द्वारा एक साथ काम पूरा करने में लगने वाला समय एक्स की वैल्यू पूछी है। तो भाई ये एक सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों। इसका फॉर्मूला होता है भाई, ये 50 है 8 है, दो लोग मिलकर एक्स घंटे में काम कर रहे हैं, ए एक्स प्लस 50 ले रहा है, बी एक्स प्लस 8 ले रहा है, तो एक्स की जो वैल्यू होगी मेरे भाई वो अंडर रूट 50 गुणा 8। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, 50 गुणा 8 400, 400 का अंडर रूट आ जाएगा 20 घंटे, यानी कि दोनों लोग मिलकर ए और बी इस काम को 20 घंटे में करेंगे। ये ट्रिक है, फॉर्मूला है मेरे भाई। और ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं अर्थमेटिक में, एडवांस तो चलता ही फॉर्मूले पे। ये सारे फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट, एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल आसान भाषा में इस किताब के अंदर है, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। तो अगर कोई बच्चा कंसेप्चुअली वीक है और पूरा सिलेबस नहीं देख सकता मेरे प्यारे भाई, तो आप यहां से इस किताब से सारे फॉर्मूला वगैरह पढ़ सकते हैं। ये जो है कलरफुल इस तरीके से किताब है भैया, ठीक है, सारी चीजें इस बुक के अंदर है। आ जाओ। यदि सर्कल की रेडियस 24 है और आर्क की लंबाई, ठीक है, आर्क की लंबाई 7.5 दी गई है, तो आपसे पूछा है सेक्टर का एरिया क्या है। सेक्टर का एरिया क्या आपको कॉन्सेप्ट पता है? सेक्टर समझते हैं हिंदी में त्रिज्यखंड। मान लो ये सर्कल है या पिज्जा समझ लीजिए, और ये मेरे दोस्तों पिज्जा की एक स्लाइस है। ये पिज्जा की मेरे दोस्तों एक स्लाइस है। ये सर्कल का सेंटर है ओ, और मेरे प्यारे भाई ये पिज्जा की एक स्लाइस मैंने काट दी, तो ये जो हिस्सा है ये है, ये मेरे दोस्तों सेक्टर कहलाएगा। ये जो सेक्टर कहलाएगा, समझ में आया? आप बोलोगे यस सर। अगर इस सर्कल की रेडियस आर है और ये जो मेरे दोस्तों सेक्टर का ये जो आर्क है इसकी लंबाई एल है, तो इस सेक्टर का जो एरिया होगा मेरे प्यारे भाई, इस सेक्टर का एरिया जो होगा उसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है 1/2 एल इंटू आर। 1/2 एल इंटू आर। अब कॉन्सेप्ट पता होगा तो ही तो आप सवाल कर पाओगे। अब यहां पे रेडियस दी हुई है आपको, त्रिज्या दी है 24 और चाप की लंबाई एल दिया है 7.5, तो सेक्टर का एरिया क्या आ जाएगा? 1/2 24 गुणा 7.5। ये सेक्टर का एरिया आ जाएगा प्यारे बच्चे। आप बोलोगे यस सर। 2 से 24 जाएगा 12 बार, 12 की 7.5 में गुणा करेंगे 84 6 90, तो 90 सवाल का आंसर हो गया। खत्म क्वेश्चन। सवाल नंबर 4, ये देखिए सीआरपीएफ का क्वेश्चन है। धारा के प्रतिकूल चलने वाली एक नाव को एक निश्चित दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट लगते हैं, जबकि सेम डिस्टेंस को डाउनस्ट्रीम कवर करने में 4 घंटे लगते हैं। धारा के अनुकूल 4 घंटे लगते हैं। तो पूछा है स्पीड ऑफ करंट इज हाउ मच % लेस देन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। धारा की चाल नाव की शांत जल में चाल से कितना % कम है? बहुत बढ़िया सवाल। देखो मेरे भाई, इस सवाल में एक चीज दी हुई है सेम डिस्टेंस। आपको पता है अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। भाई आप एक दूरी जाते हो मेरे प्यारे भाई डाउनस्ट्रीम धारा के अनुकूल, तो कितना समय लगता है? 4 घंटे। डाउनस्ट्रीम एक डिस्टेंस जाने में आपको 4 घंटे लगता है। 4 घंटे लगता है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। जबकि अपस्ट्रीम इसी डिस्टेंस को जाने में लगता है 8 घंटे 48 मिनट। तो 8 घंटे 48 मिनट को ऐसे लिख दो ना, 8 घंटे प्लस 48 मिनट। 48 मिनट को आवर में लिखो। 48 मिनट को आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, तो आ जाएगा 5 अट्टे 40, 4 44/5 घंटे। ये हो गया 8 घंटे 48 मिनट को। ठीक है भाई।
तो अपस्ट्रीम में कितना समय लगता है मेरे भाई? 44/5 घंटे लगता है। यस सर नो आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। हमेशा ना डाउनस्ट्रीम को ऊपर लिखा करो। तो सेम डिस्टेंस जाने में डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम कितना टाइम लगता है? 4 से 44 11 बार चला जाएगा, 5 ऊपर 5/11 टाइम का रेशियो है। तो सेम डिस्टेंस जाने में डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में जो टाइम लगता है उस टाइम का रेशियो 5/11, टाइम समय का रेशियो 5/11 है। तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 11/5, है ना। जो टाइम का रेशियो है स्पीड का रेशियो उल्टा आ जाएगा। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 11/5 आ गया, बेस्ट तरीका है। लेकिन सवाल में चाहिए क्या? एक्स वाई। बोट की स्टिल वाटर में स्पीड एक्स है, करंट की स्पीड वाई है। एक्स से वाई का रेशियो, तो एक्स से वाई का रेशियो का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट डी प्लस यू बटे डी माइनस यू, डी प्लस यू बटे डी माइनस यू। 11 + 5 बटे 11 - 5, 11 + 5 16, 16/6 यानी कि 8/3। ये एक्स से वाई का रेशियो आ गया। यानी कि मैं कह सकता हूं अगर बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 8 है तो करंट की स्पीड 3 है। तो बोला करंट की स्पीड कितना कम है? करंट की स्पीड 8 से 3 कितना कम है? 5 कम है। बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 8 है, 1/8 12.5%, तो 5/8 आ गया 62.5%। तो धारा की चाल जो है नाव की शांत जल में चाल से 62.5% कम है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बेहतरीन सवाल है, मैंने रेशियो से ही पूरा करना बताया है। ये देखिए, ये सवाल एज इट इज रेलवे एनटीपीसी 2021 में आया है। आपके सामने डायग्राम दिया है और बच्चे ये ओ, ये जो है ओ, ये सर्कल का सेंटर है। अच्छा ये यहां पे नहीं, ये है, ये है ओ, ये ओ सर्कल का सेंटर है। एंगल ए आर एस, ये वाला जो एंगल है ए आर एस, ये एंगल 125 डिग्री का है, 125 डिग्री। ठीक है, तो आपसे पूछा पी ए बी, पी ए बी ये वाला एंगल आपसे पूछा है, पी ए बी ये वाला एंगल बताइए। करो, कैसे होगा प्यारे बच्चों? एक बात बताएं स्टूडेंट, जब भी सेमी सर्कल होगा, है ना, डायमीटर बनेगा, तो ये थ्योरम 100% लगेगी कि अर्धवृत्त में सेमी सर्कल में बना कोण 90 डिग्री। भाई ये सर्कल है, ओ सेंटर है, तो ए बी क्या आएगा? डायमीटर। ए बी डायमीटर है तो सेमी सर्कल में ए पी बी ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का होगा। ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। अर्धवृत्त में बना कोण डायमीटर ए बी से बन रहा है क्योंकि ओ सेंटर है। लेकिन हमें ये निकालना है, अब ये सीधी रेखा, अगर 125 डिग्री का एंगल है तो ये कितना होगा? 180 में से 125 घटाओ 55 डिग्री, ये 55 डिग्री का है। तरीके बहुत सारे हैं। अब ये है, ये वाला देखो, बस हो गया सवाल सॉल्व। ये आर्क है ए बी, ए पी, ये वाला आर्क देखो, इस आर्क से, इस चाप एपी से ये एंगल बनना है ए आर पी, ए आर पी 55। तो सेम इसी आर्क से ये एंगल बनेगा ए बी पी, ये एंगल भी 55 डिग्री का बनेगा। सेम आर्क में बने एंगल बराबर होते हैं। मान लीजिए कि जैसे सर्कल है, अब सर्कल के मैंने इस आर्क से ये एंगल बनाया, ये एंगल बनाया थीटा, थीटा बनाया, तो सेम इसी आर्क से मैं दूसरा एंगल बनाऊंगा, ये एंगल भी थीटा बनेगा। तो यहां ये चाप ए बी, ये वाला आर्क है, ये वाला आर्क, इस आर्क से एंगल ए आर पी 55, तो ए बी पी ये भी 55 डिग्री का होगा। सवाल सॉल्व हो गया। ये पूछा है ट्राइंगल ए बी पी को देखो, 90 है 55 है, तो ये 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों एंगल का सम भी 90 होगा, ये 55 है। 90 में से 55 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 35 डिग्री। ये एंगल 35 डिग्री का आ गया। डी ऑप्शन है। बड़ा सवाल है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना। आइए सवाल नंबर 6, एकेजी कॉलेज में बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सवाल जो मैंने अपनी पसंद से लिया है। एकेजी कॉलेज में बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में 3 जो है सेक्शन है एबीसी। सेक्शन एबीसी में स्टूडेंट की संख्या 95, 209, 171 है। एक एग्जाम में सेक्शन एबीसी के एवरेज मार्क्स 83, 78, 85 हैं। तो आपसे पूछा है पूरी ब्रांच का औसत क्या है? व्हाट द एवरेज मार्क्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। गजब सवाल है, बहुत ज्यादा आता है मेरे भाई पेपर में। एक कॉलेज में बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में 3 सेक्शन है, ए बी सी 3 सेक्शन है। आपसे पूछा एवरेज मार्क्स। अच्छा एवरेज मार्क्स कैसे निकाले जाते हैं? एवरेज मार्क्स निकाले जाते हैं कि सभी बच्चों के टोटल मार्क्स जोड़ लो, तीनों सेक्शन के बच्चों के मार्क्स जोड़ लो, सभी बच्चों को, उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से।
तो बेस क्या रहता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आपको ना तीनों सेक्शन के स्टूडेंट की संख्या दी है, ये 95, 209, 171। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, आप इसका रेशियो ले लो, ये 19 से कट रहा है, ये 19 से कट रहा है, 19 पंजे 95 है भाई, 19 एकम 19 11 बार, 19 निम्न 171। ये तीनों ब्रांच, तीनों सेक्शन में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो है। अब एक एग्जाम हुआ, सेक्शन एबीसी के एवरेज मार्क्स कितने, ए के एवरेज मार्क्स 83, बी के हैं 78 और सी के मार्क्स कितने मेरे प्यारे भी 85 है। आप बोलोगे यस सर। तो पूछा ये है कि पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के एवरेज मार्क्स क्या, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच कैसे बनेगी, तीनों सेक्शन को मिलाकर, यानी कि तीनों सेक्शन के मिलाकर एवरेज मार्क्स क्या हैं, प्लस जहां बीच में प्लस आएगा वहां क्या लगाएंगे, डेविएशन। हालांकि आप इस सवाल को यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्स आंसर हुए तो गड़बड़ हो जाएगी, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको डेविएशन ही बताता हूं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए मेरे भाई, जो आपको पसंद आए। मैंने मान लिया कि तीनों ही इसके 78 है, मैंने मान लिया कि पूरी ब्रांच के, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के तीनों सेक्शन के मार्क्स 78 है, मैंने मान लिया अपनी मर्जी से कि माना 78 है। अब 78 से कंपेयर करो, ये तो 83 है, तो 78 से 83 5 ज्यादा है, तो या 5 बच्चों के मार्क्स 5 ज्यादा हैं, 5 बच्चे 25। मैंने 78 माना है तो ये 78 है, 0 ज्यादा है, तो 11 गुणा 0 0 हो गया। मैंने 78 माना पर इनके तो 85 है, 7 नंबर ज्यादा हैं, ठीक है, तो 9 सत्ते 63, 63 ज्यादा है, तो कितना आ गया मेरे भाई, 5 बच्चे 25 प्लस 63, तो 25 प्लस 63 आ जाएगा आपका 88, तो 88 आ गया, 88 आ गया आपका। डेविएशन केक कटेगा तो सब में बटेगा, टोटल में डिवाइड हो जाएगा। टोटल कितने बच्चे हैं, 5 11 16 9 25 बटे 25 हो गया। ये आ गया 78 प्लस 88 बटे 25। अब 88 को 25 से भाग देने का क्या मतलब, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो, 88 चौका 320 और 352 बटे 100, 3.52, ये 3.52 हो गया। 78 में 3.52 जोड़ेंगे तो 81.52 आ गया। ये मेरे प्यारे में पूरी ब्रांच के एवरेज मार्क्स आ गए 81.52, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट, गजब सवाल। सवाल नंबर 7, 9 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस 64 है, अगर हर वैल्यू को डबल कर दिया जाए फिर 7 ऐड कर दिया जाए तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। यह सवाल एसएससी में भी अभी वायरल हुआ है, रेलवे में तो बहुत पहले से था। आप बताओ, आपके पास 9 ऑब्जर्वेशन है, आपको आता है वेरिएंस वगैरह, नहीं आता तो बेटा पढ़ लो ना एक बार कॉन्सेप्ट, मैंने पढ़ा दिया है सब। 9 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस 64 है, अगर वेरिएंस 64 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा मेरे भाई, वेरिएंस का अंडर रूट, यानी कि 8। ये आपका आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हर वैल्यू को डबल कर दिया जाए, अगर हर वैल्यू को डबल कर दिया जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी डबल हो जाएगा, 16। फिर बोला 7 जोड़ दे, हर वैल्यू में 7 जोड़ दिया जाए तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा। देखो, अगर हर वैल्यू को डबल कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी डबल हो जाएगा, लेकिन हर संख्या में ऐड करने से घटाने से स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो लाइन आपको दी गई है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए दी गई है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, समझ में आई बात। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 8 है, वेरिएंस अगर 64 है, हर संख्या डबल कर दी स्टैंडर्ड डेविएशन भी डबल हो जाएगा, 16। 7 ऐड करने से स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे 23 आंसर लगा देंगे, गलत हो जाएगा जी। आपको नहीं आता है, सर्च करना यूट्यूब में स्टैंडर्ड डेविएशन बाय गगन सर, वीडियो आ जाएगी, पूरा सीख जाओगे मेरे भाई। रेलवे में हर दूसरी शिफ्ट में सवाल आता है इससे, 8वां सवाल रेलवे ग्रुप डी का बनाए। ए एक काम को उतने समय पूरा कर सकता है जितने समय में बी और सी एक साथ मिलकर कर सकते हैं। ए उतने टाइम में काम कर सकता है जितना बी और सी एक साथ मिलकर कर सकते हैं, यानी कि मेरे प्यारे भाई इस बात का मतलब क्या है, अगर ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी भी 1 है, कि ए जितना टाइम ले रहा है उतना टाइम बी और सी मिलकर लेते हैं। आगे क्या बोला है, ए और बी मिलकर उस काम को 25 दिन में कर सकते हैं, सी अकेला 60 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर 25 दिन में काम कर सकते हैं और सी अकेला उसी काम को 60 दिन में कर सकता है, सी अकेला 60 दिन में कर सकता है। तो टाइम का रेशो कितना है, 5 बच्चे 25 और 5 से 60 चला जाएगा जी 12 बार, यानी कि टाइम का रेशो 5 बार है। किसी काम को करने में ए और बी, ए प्लस बी और सी जो टाइम ले रहे हैं, टाइम का रेशो 5 बार। अगर टाइम का रेशो 5 बार है तो इसका उल्टा कर देंगे, तो एफिशिएंसी का रेशो क्या आ जाएगा, 12/5। एफिशिएंसी का रेशो आ गया।
बोला ये है बी अकेला उस काम को लगभग कितने दिन में करेगा। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है प्यारे बच्चों तो हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। बी की एफिशिएंसी निकाल के बताओ आप। ये दो रेशियो है बेटा, यहां देखो, यहां ए प्लस बी प्लस सी कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, एक और एक दो है, बैलेंस करना होता है ना, दो है। यहां ए प्लस बी प्लस सी ऊपर नीचे जोड़ो कितना है, 12 5 17, गलत बात है। एक जगह ए प्लस बी प्लस सी दो, एक जगह 17, तो दो 17 का एलसीएम 34 कर लेते हैं, 34। यहां दो है, दो को 34 बनाने के लिए ऊपर नीचे 17 से गुणा, ऊपर नीचे 17 से गुणा कर दी। यहां मेरे प्यारे भाई ऊपर नीचे हम लोग किससे गुणा कर देंगे, 17 था, 34 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, तो 12 दूनी 24/10 हो गया। तो देखिए मैंने सेम कर लिया, यहां भी ए प्लस बी प्लस सी 34 हो गया, यहां भी ए प्लस बी प्लस सी 34 हो गया। ठीक है भाई, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल ठीक। ओके, अब यहां पर बी कितने दिन में, तो बी की एफिशिएंसी निकालनी है ना आपको। अब एक बात देखो, यहां सी की एफिशिएंसी 10 है, सी की 10 है, बी प्लस सी 17 है। अगर सी की एफिशिएंसी 10 है, बी प्लस सी 17 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 7। सी की 10 है, बी प्लस सी की 17 है, सी की 10 है, तो बी की आ जाएगी 7, 7 10 17 होता है। बी अकेला काम कितने दिन में करेगा, पहले टोटल वर्क तो निकालो, टोटल वर्क कहीं से भी निकाल सकते हो। ये देखो बच्चे, सी अकेला काम 60 दिन में पूरा कर सकता है, सी की एफिशिएंसी 10 है, सी एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है, सी पूरा काम 60 दिन में करता है, टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को अगर अकेले बी करेगा तो बी करेगा 7 एफिशिएंसी के साथ, कितना समय लगा, 600/7, तो 7 अट्टे 56, 4 जीरो बच गया 40, तो 7 6 42, एप्रोक्स 86 डेज लगेगा, ये आंसर है। अप्रोक्स 86 डेज में बी अकेले इस काम को कर सकता है। बढ़िया क्वेश्चन हो गया, आगे चलेंगे बच्चे। सवाल नंबर है आपके सामने 9। ए ट्रायंगल PQR इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर सच दैट segments QT and TR into which QR is divided by the point of contact T। देखो मेरे भाई, क्या आप इस सवाल को समझ पा रहे हैं कि एक ट्रायंगल PQR खींचा गया है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। सर्कमस्क्राइब करने का मतलब कि ट्रायंगल सर्कल के बाहर खींचा गया है। सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर होता है, इनस्क्राइब मतलब अंदर होता है। यानी कि मेरे प्यारे भाई, आप ऐसे समझिए कि जैसे ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है प्यारे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ सर। तो एक ट्रायंगल इस तरीके से खींचा गया है, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल खींच दिया जी, इस तरीके से खींच दिया। ये ट्रायंगल क्या कर रहा है, इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब मतलब सर्कल को देखो यहां पे टच करता हुआ जा रहा है। समझ में आई बात, आप बोलोगे हाँ सर। ट्रायंगल का नाम भी बोला है PQR। ये ट्रायंगल PQR बच्चों इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है ना, या परिगत है, सर्कल के परिग्रत ये त्रिभुज है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। क्यूआर को इस पॉइंट टी द्वारा, यहां पे पॉइंट टी पे टच करना ना, क्यूआर को पॉइंट टी द्वारा दो पार्ट में बांटा गया, ये क्यू टी हो गया, टी आर हो गया, ठीक है। क्रम से 12 और 9 सेंटीमीटर लंबे हैं। क्यूटी टीआर की जो लंबाई है, क्यूटी की लंबाई 12, टीआर की लंबाई 9 है, सवाल में कहा गया है, ठीक है। ट्रायंगल PQR का एरिया 189 है, तो आपसे पूछा है साइड PQ की लंबाई। गजब का सवाल है, बताओ। ट्रायंगल PQR का एरिया आपको दिया है, भुजा PQ की लंबाई। एक बात पता है आपको, भाई सर्कल के बाहर से अगर दो टेंजेंट खींची जाएं तो दोनों की लंबाई बराबर होती है। अब इस सर्कल को ध्यान से देखें तो सर्कल के बाहर पॉइंट Q से टेंजेंट QT 12 है, तो यहां इस पे टच कर रहा है, ये भी तो 12 होगा। इसी तरीके से सर्कल के बाहर पॉइंट R से टेंजेंट RT 9 है, तो ये मेरे दोस्तों यहां भी तो 9 होगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ये देखिए मेरे दोस्तों, सर्कल के बाहर पॉइंट P से टेंजेंट 6 है, तो ये भी तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर 6 होगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, यस सर नो। अब यहां पे मेरे भाई ये जो सर्कल है, सर्कल की रेडियस भी तो 6 बोली है, सर्कल की रेडियस भी यहां पर जो है 6 बोली गई, सर्कल की रेडियस 6 है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, रेडियस 6 है। तो आपसे, अरे सॉरी 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 सॉरी, गलत लिख दिया मैंने ना, ये 6 थोड़ा ना, सर्कल की रेडियस 6 है, ये तो बताया ही नहीं गया, सर्कल की रेडियस 6 है। एक बार बताओ, रेडियस है 6, ये तो पता ही नहीं आपको, तो अगर ये x है तो ये x होगा, ये आपको लेंथ निकालनी पड़ेगी। सर्कल के बाहर पॉइंट P से अगर ये टेंजेंट x है तो ये भी x होगा, ये x की लंबाई निकालनी पड़ेगी, रेडियस 6 है। कैसे करिएगा,
एक बार बताएं, इस ट्रायंगल का एरिया दिया है, ये इस ट्रायंगल का एक तरीके से इनसर्कल हो गया। आपको कॉन्सेप्ट पता है, इसी ट्रायंगल का एरिया बराबर डेल्टा बराबर होता है आर इंटू एस। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का आधा। जैसे यहां पे 12 दो बार है, 12 12, 9 दो बार है, 9 9, ये x दो बार है, तो सेमी पेरीमीटर क्या आएगा? 12 प्लस 9 प्लस x, ये आएगा भैया। भाई 12 दो बार है, 9 दो बार है, x दो बार है, आधा करेंगे 12 प्लस 9 प्लस x यानी कि 21 प्लस x, ये सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। ट्रायंगल का एरिया 189 है, तो डेल्टा बराबर ये रेडियस कितने सर्कल की? 6। सेमी पेरीमीटर कितना है बच्चों? 21 प्लस x, ये हो गया। तो 6 से कितना चला जाएगा? 6 3 18, और ये 1.5 बार, 31.5 में से 21 घटाएंगे तो 10.5। तो x की लंबाई यहां पे 10.5 आ गई। x की लंबाई 10.5 आ गई, तो पूछा है भुजा PQ की लंबाई क्या आएगी? भुजा PQ की लंबाई आएगी ये P से Q तक 12 प्लस x, साइड 12 है, x मैंने पता किया है 10.5, 12 में 10.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 22.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। गजब का सवाल है, सी ऑप्शन बताओ। अगर करके मजा आया हो तो लाइक कर देना भैया। नया सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रीवियसर नहीं है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 10। ये जो क्वेश्चन है रेस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैंने डाला है, हर एक रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों को करना चाहिए। पी और क्यू एक 400 मीटर की रेस में भाग लेते हैं, ठीक है। पी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है, पी क्यू को 20 मीटर की बढ़त देता है, फिर भी उसे 30 सेकंड से हरा देता है। पी ने क्यू को 20 मीटर का स्टार्ट दिया, फिर भी उसे 13 सेकंड से हरा दिया, 13 सेकंड से। पूछा है क्यू की स्पीड क्या है, क्यू की चाल क्या है? तो मेरे भाई दो लोग हैं, पी और क्यू, 400 मीटर की रेस दौड़ते हैं। पी क्यू को 20 मीटर की बढ़त देता है, इस बात का मतलब क्या? इस बात का मतलब है कि पी तो 400 मीटर दौड़ेगा, लेकिन मेरे भाई जैसे रेस है 400 मीटर की है, पी तो मेरे प्यारे भाई यहां स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ेगा, क्यू को 20 मीटर के स्टार्ट दे दे, यानी कि क्यू 20 मीटर आगे से दौड़ेगा, यानी कि क्यू को रेस जीतने के लिए केवल ये दौड़ना है। 400 में से 20 घटाइए, 380 मीटर, यानी कि क्यू को रेस जीतने के लिए केवल 380 मीटर ही दौड़ना है, क्योंकि क्यू पी से 20 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करेगा। पी को रेस जीतने के लिए पूरा दौड़ना पड़ेगा 400 मीटर, ठीक है। तो पी बहुत बेटा तैश में है। पी ने बोल दिया मेरे भाई क्यू को कि तू 20 मीटर आगे से दौड़। अब बताओ, पी ने फिर भी क्यू को 13 सेकंड से हरा दिया। आप बताओ, अगर पी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है तो पी को रेस दौड़ने में कितना समय लगेगा मेरे प्यारे भाई? ये बताइए जल्दी से। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस 400 मीटर है, स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे 5/18, किलोमीटर पर आवर को बच्चों मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, तो 6 दूनी 12 और ये 6 3 18, 2 पंजे 10 से 0 चला जाएगा, 40 3 120 सेकंड। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि पी को रेस जीतने में, पी को रेस खत्म करने में 120 सेकंड लगा। पी 400 मीटर 120 सेकंड में दौड़ेगा, है ना। पी ने क्यू को 20 मीटर आगे से दौड़ने के लिए कहा है ना, क्यू को 20 मीटर का स्टार्ट दिया है, फिर भी पी ने क्यू को 13 सेकंड से हरा दिया। इसका मतलब अगर पी ने 120 सेकंड लिया है तो क्यू रेस दौड़ने में 120 से 13 सेकंड ज्यादा, क्यों लेगा 133 सेकंड। समझ में आया? पी ने तो 120 सेकंड में रेस खत्म कर दी, क्यू को 13 सेकंड से हरा दिया, यानी कि क्यू अभी भी रेस खत्म करने में 13 सेकंड और लेगा। तो क्यू 380 मीटर दौड़ने में 120 से 13 सेकंड ज्यादा, 133 सेकंड लेगा। तो क्यू की स्पीड आ जाएगी ये मीटर पर सेकंड में, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है और टाइम यहां पर सेकंड में, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, ये चला जाएगा 19 से, 19 दूनी 38 मेरे प्यारे भाई, ये 19 7 20/7 मीटर पर सेकंड। आंसर पूछा है क्योंकि चाल किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मीटर पर सेकंड को भाई किलोमीटर पर आवर में बदलना, 18/5 से गुणा कर देंगे, 5 से आपका 20 जो है 4 बार चला जाएगा, 18 चौक 72/7, 72 को 7 से भाग करेंगे तो 7 2 शाम 70, 2 बच जाएगा, दशमलव लगा के 0, 7 21, तो अप्रोक्स 10.3 आएगा, 10.3 किलोमीटर पर आवर, बी ऑप्शन।
है ना। तो कितने अच्छे अच्छे सवाल मैं आपको करवा रहा हूं इस टेस्ट में। ये देखिए 11वां सवाल, पार्किंग स्थल में दो टाइप के वाहन होते हैं, दोपहिया और चार पहिया। पार्किंग स्थलों में वाहनों की कुल संख्या 200 है। जब सभी वाहनों के पहियों की संख्या गिनी जाती है तो कुल 580 पहिए हैं। तो पूछा यह गया है, बताइए फोर व्हीलर कितने, टोटल नंबर ऑफ फोर व्हीलर कितने हैं पार्किंग में। फोर व्हीलर्स की संख्या आपको बताने, चार पहिया वाहनों की संख्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। ये सवाल चिड़ियाघर में भी आता है कि एक चिड़ियाघर में दो पैर वाले जानवर हैं जैसे मुर्गी, चार पैर वाले जानवर है जैसे कि हिरन हो गया, ठीक है, इस तरीके से। यहां पे मेरे प्यारे भाई दो पहिया चार पहिया वाहन पे बना दिया। इसका डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, एलिगेशन भी करते हैं, एक्स वाई करके भी करते हैं, मैं बेस्ट बताऊंगा आपको। पार्किंग स्थल में वाहनों की कुल संख्या, वाहन यानी कि टोटल हेड 200 हैं। जब इन वाहनों के पैर गिने जाते हैं यानी कि पहिए, तो पहियों की कुल संख्या 580 यानी कि लेग्स 580 है। तो पूछा है इस पार्किंग स्थल में, इस पार्किंग प्लेस में चार पहिए वाले वाहनों की संख्या बताओ। तो डायरेक्ट चार पहिए वाले ही निकलेगा मेरे प्यार भी। चार पहिए वाले वाहनों की संख्या का डायरेक्ट आएगा L/2 माइनस एच, याद कर लीजिए L/2 माइनस एच। एल कितना है भैया 580, यहां पे पहिए हैं टोटल 580/2। वाहन यानी कि हेड कितने हैं 200, 580/2 290, 290 में से 200 घटेंगे 90, तो 90 मेरे दोस्तों चार पहिए वाले हैं 90, ये आ जाएगा। बढ़िया सवाल है ना। ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक याद रखिएगा, आगे चलेंगे। 400 oranges were bought at 1410 rupee per 100 and were sold at a profit of 960. Find the selling price per dozen of orange. per dozen यानी कि एक दर्जन संतरों का सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है। तो भैया पहले एक दर्जन संतरों का मेरे प्यारे भाई सीपी तो निकालिए आप, ध्यान से सुनेगा। आपने 400 ऑरेंज खरीदे हैं, कितने में, किस रेट से खरीदे, 1410 रुपए पर 100 के रेट से। यानी कि 1410 रुपए में आपको 100 संतरे मिल रहे हैं। 1410 रुपए पर 100 के रेट से आपने 400 संतरे खरीदे। 100, अगर 100 संतरे 1410 रुपए के हैं, 100 संतरे 1410 रुपए के हैं, तो 400 संतरे कितने होंगे, 400 ऑरेंज कितने के होंगे, 4 से गुणा, तो आ जाएगा मेरे प्यार भी 5640। तो आपने 5640 रुपए के 400 संतरे खरीदे। खरीदने के बाद आपने बेचे, बेचने से आपको 960 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने का, 960 का प्रॉफिट हुआ। तो आपने संतरे बेचे कितने में मेरे प्यारे भाई, प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, सीपी में प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 100, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका 1000 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 6600, 6600 आ जाएगा। तो 6600 रुपीज में आपने 400 संतरे खरीद के बेचे हैं। तो 6600 रुपए में आपने 400 संतरे बेचे। एक संतरे का सेलिंग प्राइस क्या है, 400 से डिवाइड कर दो। पूछा एक दर्जन यानी कि 12 संतरों का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 12 से गुणा, 12 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से 12 3 बार कट गया, तो 66 तिया कितना आ गया, 198। 198 रुपए पर डजन आ जाएगा संतरों का सेलिंग प्राइस, डी ऑप्शन बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे। सवाल नंबर 13 बच्चे, 13वां सवाल है चुनाव वाले क्वेश्चंस का करो। चुनाव वाला सबको पता है, अच्छा सवाल होता है। दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में 12% वोटर्स ने वोट नहीं डाला। डाले गए वोटों में से 8% इनवैलिड हैं। जीतने वाले सफल उम्मीदवार को 60% वैलिड वोट मिले और 80,960 वोटों से जीता। कितने वोटों से, 80,960 वोटों से जीता। तो आपसे पूछा व्हाट वाज नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट। वोटिंग लिस्ट में वोटर्स की संख्या कितनी है। तो भैया हमने मान लिया कि वोटिंग लिस्ट में n वोटर्स हैं, ये मैंने मान लिया। ये सवाल आसान हो जाता है, ये एक लाइन में होने वाला क्वेश्चन है। मान लो कि वोटिंग लिस्ट में टोटल n वोटर्स हैं, ठीक है। n वोटर में से 12% ने वोट नहीं डाला। 12% कितना होता है, 3/25, 4% 1/25, 12% 3 गुना 3/25, यानी कि 25 में से 3 लोगों ने वोट नहीं डाला। तो कितने लोगों ने वोट डाला, 22। ये डाले गए वोट हैं,
22/25 लोगों ने वोट डाला, ये डाले गए वोट है। अब जितने वोट डाले उसमें से 8% इनवैलिड है। 8% का मतलब क्या होता है? 2/25। डाले गए वोटों में से 8% इनवैलिड है। 25 में से 2 घटा दीजिए, इनवैलिड है। तो वैलिड कितने? 23। ये वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट है मेरे प्यारे भाई। अब जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिला। सोचो, जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? वैलिड वोट का 40%। 100 में से 60 घटाओ, तो जीतने वाला कितने वोटों से जीत रहा है? 60 - 40, 20%। वैलिड वोट के 20% के अंतर से जीत रहा है। सवाल में ही तो बोला 80,960 वोटों से जीता। वैलिड वोट का 60% जीतने वाले को, वैलिड वोट का 40% हारने वाले को। जीता कितने से? वैलिड वोट का 20%। 20% यानी कि 1/5। वैलिड वोट का 20% 1/5 वोटों से जीता है। जबकि जीता कितने वोटों से? 80,960 वोटों से जीता। इसको आप बराबर कर दीजिए, दिस शुड बी इक्वल। ठीक है जी, 23 से काट लेते हैं। 23 तिया 69, 11 23 पंजे 115, 4 23 दूनी 46 आ जाएगा 3520। 22 से काटेंगे भाई, 22 से कम 22 और 13 22 का 132, 160 हो गया। तो एन कितना आएगा मेरे भाई? यहां पर एन कितना आएगा? 25 गुणा 25, 625 गुणा ये 5 है, 5 की 160 में आप गुणा कर देंगे तो 800। तो 625 अट्ठे 5000 होता है। 2 जीरो आपको और लगानी, यानी कि 5 लाख। तो 5 लाख वोटर्स हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है भाई। 625 गुणा 8 5000 होता है। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सवाल नंबर 14 रेलवे ग्रुप डी का। द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल एंड द मीजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 6:1. फाइंड द नंबर ऑफ साइड इन द पॉलीगन। देखिए, एक रेगुलर पॉलीगन है, उसमें पूछा भुजाओं की संख्या क्या है। मैंने मान लिया कि इस बहुभुज में n भुजाएं हैं। अब दिया क्या है? सवाल में दिया है कि सम बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग और एक बाह्य कोण, एक एक्सटीरियर एंगल का रेशियो 6:1 है। आपको कौन से पता है? किसी भी रेगुलर पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल के सम का फॉर्मूला होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। यह फॉर्मूला होता है इंटीरियर सभी आंतरिक कोणों के योग का। रेगुलर पॉलीगन का एक एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? अगर उसमें n भुजाएं, रेगुलर पॉलीगन में n साइड है, तो 360 डिग्री बटे n, यह आएगा 360 डिग्री बटे n। ये बराबर किसके है? 6:1। अगर आप यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहां 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 60। 6:1 को हम लोग क्या लिखेंगे? 60। तो 180 दूनी जो है 360 हो गया भाई। ये n तो ऊपर चला जाएगा, तो ये n इंटू n माइनस 2 आ गया। n इंटू n माइनस 2 बराबर, अब देखो ये 2 भी तो बचेगा, 2 की 60 में गुणा हो जाएगी 120। तो बेसिकली इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। n की जगह 16 रखने पर सेट नहीं हो रहा, 10 रखने पर नहीं हो रहा, 12 रखने पर सेट हो रहा है। n का मान 12 है, क्योंकि अगर आप n की जगह 12 रखेंगे बच्चों, तो 12 गुणा 12 माइनस 2 10 और 12 दुसाम 120 आ रहा है। तो पॉलीगन में भुजाओं की संख्या 12 हो गई। अच्छा सवाल है मेरे भाई, केवल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था। सवाल नंबर 15 दिल्ली पुलिस एसआई का। रमेश की मंथली इनकम 16,500 है, खर्चा 10,500 है। अगले साल इनकम 25% बढ़ी है, खर्चा 19% बढ़ा है। पूछा है उसकी बचत कितने % बढ़ जाएगी। देखो मेरे भाई, इनकम क्या होते? इनकम होती है आदमी की खर्चा प्लस बचत। आदमी की इनकम होती है खर्चा प्लस बचत। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ऐसे सवालों को मेरे भाई आप एलिगेशन से भी बना सकते हो, डेविएशन मुझे ज्यादा बढ़िया लगता है। आप हमेशा खर्चा और बचत का रेशियो निकालो। रमेश की इनकम 16,500 है इनकम, और खर्चा 10,500 है। किससे कट रहा है बेटा? 2 जीरो तो कट ही जाएगा, फिर ये कट रहा है मेरे दोस्तों यहां पर 15 से जाएगा 11 बार, और 15 सत्ते 105 7 बार। यानी कि मैं कह सकता हूं अगर रमेश का खर्चा 7 है, अगर रमेश का खर्चा 7 है तो रमेश की इनकम 11 है, तो बचत कितनी होगी? 11 में से खर्चा 7 है, 11 में से 7 घटाओ तो बचत आ जाएगी 4। ये रमेश के खर्चे और बचत का रेशियो। अब हुआ क्या? अगले साल इनकम 25% बढ़ेगी। इनकम का मतलब होता है खर्चा प्लस बचत।
इनकम का मतलब होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, खर्चा प्लस बचत 25% बढ़ गया, खर्चा 19% बढ़ा। रमेश का खर्चा 19% बढ़ा है, पूछा उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी, सेविंग कितने परसेंट बढ़ जाएगी, सवाल है। ये क्वेश्चन कैसा हो गया बच्चे, रिवर्स डेविएशन का बहुत बढ़िया टेक्निक। अगर आपको नहीं आती तो डेविएशन मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जाके पढ़ना। अगर इनकम 25% बढ़ी है तो खर्चा भी 25% बढ़ेगा, बचत भी 25% बढ़ेगी। अगर इनकम 25% बढ़ी है तो खर्चा भी 25% बढ़ेगा, बचत भी 25% बढ़ेगी। खर्चा बढ़ा 19%, 25 से 19 कितना, 6% कम है, 6%। तो खर्चा 7 का 6% कम बढ़ा है, यानी 7×42। तो बैलेंस करने के लिए आप 42% एक्स्ट्रा कर देंगे, बैलेंस करने के लिए। कितने की बचत पर मेरे दोस्तों, 4 रुपए की बचत पर बटे 4। अब 4 से आपका 42 कट जाएगा 10.5 बार, तो 25 में 10.5 जोड़ेंगे तो 35.5%। तो 35.5% इसका आंसर आ जाएगा, 35.5%। क्लियर है बच्चे, ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है, 35.5। कितनी बचत बढ़ जाएगी, 35.5%। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर है 16। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 60, 45 और 75। इसको रोटेट किया जाता है। समकोण त्रिभुज को 60 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। इस प्रकार बने कोण का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो ये प्रैक्टिकली तो सवाल है नहीं, आपको दिमाग में जो है सोचना है। जैसे इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, समकोण त्रिभुज है मान लीजिए। राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी साइड है 60, 45, 75। ये भुजा 60 है, ये वाली 45 है, और ये आपकी सबसे बड़ी भुजा 75 डिग्री है, 75 है सॉरी सेंटीमीटर। अब बोला है इस राइट एंगल ट्राइंगल को रोटेट किया जाता है 60 सेंटीमीटर वाली भुजा के अबाउट। तो ये वाली भुजा 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर वाली साइड के अबाउट अगर आप रोटेट करेंगे तो इस तरीके से कोण बन जाएगा मेरे प्यारे भाई। इस तरीके से क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा हवा में। बोलो, साउथ की फिल्मों में जैसे हीरो पैर रोटेट करके तूफान ला देता है ना, ऐसी आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को घुमाओ, ऐसे 60 सेंटीमीटर भुजा के अबाउट रोटेट करो, ये ऐसे ऐसे रोटेट करो तो क्या बन जाएगा, शंकु बन जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, इमेजिन करिए। तो शंकु की रेडियस तो हो जाएगी 45, इसकी हाइट हो जाएगी 60, और इसकी मेरे भाई स्लांट हाइट हो जाएगी 75। पूछा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया पूछा है। शंकु का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा पाई RL। आंसर पाई में ही है, तो रेडियस 45 है इंटू स्लांट हाइट आपका 75 है। ये आंसर आ जाएगा मेरे भाई। जीरो नहीं आएगा, एंड में 5 आएगा। 45 के अगर 75 में गुणा करेंगे तो 45 के अगर 75 में गुणा करेंगे तो 0, 5 तो नहीं आएगा, 25 का मल्टीपल आएगा। इन दोनों में से आंसर है 45 में आता है 9, 9 का मल्टीपल आएगा 3, 3, 6, 7, 13, 5, 18, 9 का मल्टीपल है 3, 2, 5, 5, 10, 11, 9 का मल्टीपल नहीं है। आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़िएगा। ज्वार और चने के बाजार मूल्य का रेशियो 2:5 है। एक परिवार में उपभोग की गई मात्रा यानी कि कंज्यूम्ड क्वांटिटी का रेशियो एक फैमिली में 4:7 है। तो पूछा है ज्वार और इस चने को ग्राम कहते हैं क्या, ज्वार और चने के खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए। निहायत ही घटिया और निहायत ही आसान सवाल। तो बिल्कुल बैलेंस पेपर हमने आपके लिए बनाया मेरे भाई। देखो खर्चा क्या होता है, खर्चा या एक्सपेंडिचर बराबर होता है कीमत गुणा खपत, प्राइस गुणा कंजम्पशन। ज्वार और चने के बाजार मूल्य का प्राइस का रेशियो 2:5 है, प्राइस का रेशियो 2:5 है। एक फैमिली जो उपभोग कर रही, जो खपत करे, खपत का रेशियो 4:7 है। तो प्राइस के रेशियो की अगर और खपत के रेशियो की आप गुणा कर देंगे, प्राइस और कंजम्पशन की गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ज्वार और चने पे होने वाले खर्च का रेशियो आ जाएगा। बात खत्म। 2 चौक 8 रेशियो 35, ये आंसर है थर्ड ऑप्शन। चलिए सवाल नंबर 18 करो बच्चों। एक एरोप्लेन कांस्टेंट हाइट एच पर उड़ रहा है। 10 बजे अपीयर होता है कि एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है। 1 मिनट के बाद एलिवेशन एंगल 60 डिग्री हो जाता है। अगर एरोप्लेन की स्पीड 960 किलोमीटर पर आवर है,
अगर हवाई जहाज की स्पीड 960 किलोमीटर पर आवर है तो आपसे पूछा है एच का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। पहले एलिवेशन 30 डिग्री था, 60 डिग्री हो गया, यानी कि बढ़ गया, हवाई जहाज नजदीक आ गया। मान लीजिए मेरे भाई कि जैसे ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है और ये है मेरे दोस्तों ग्राउंड पर कोई पॉइंट पी। अब एक हवाई जहाज उड़ रहा है, मान लीजिए मेरे दोस्तों ये हवाई जहाज उड़ रहा है, ये हवाई जहाज यहां पे उड़ रहा है। तो अगर आप इस पॉइंट पी से हवाई जहाज को देखेंगे तो ये एलिवेशन एंगल बनेगा। ये एलिवेशन एंगल बनता है 30 डिग्री का, ये एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है, ठीक है ना। बोलो ये एच हाइट पर उड़ रहा है, 30 डिग्री है। अब 1 मिनट के बाद यह 60 डिग्री के एंगल पर दिखाई देता है। तो देखो एलिवेशन एंगल बढ़ गया है मेरे दो, हवाई जहाज ऐसे 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 यहां पे आ गया। मान लीजिए अब हवाई जहाज यहां पे आ चुका है मेरे भाई, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ सर, हवाई जहाज उसी हाइट एच पर उड़ रहा है, हवाई जहाज अभी भी हाइट एच पर ही उड़ रहा है मेरे प्यारे भाई। लेकिन अब जब हमने सेम पॉइंट पी से देखा तो एलिवेशन एंगल अभी 60 डिग्री का हो गया। अब ये एलिवेशन एंगल बच्चों 60 डिग्री का हो गया। आप बोलोगे जी सर बहुत सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, 60 डिग्री का हो गया। तो आपसे पूछा है यहां पर एच का मान आपको बताना है 1 मिनट के बाद। 1 मिनट के बाद एलिवेशन 60 डिग्री का हुआ, तो आप ये कह सकते हैं कि हवाई जहाज को यहां से यहां तक आने में 1 मिनट लगा है, 1 मिनट लगा। तो आप बताओ हवाई जहाज 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस जाएगा। अगर हवाई जहाज की स्पीड 960 किलोमीटर पर आवर है तो 1 मिनट का मतलब होता है 1/60 घंटे। मिनट को घंटे बदलना है तो 1/60 से डिवाइड कर देंगे, 1/60 घंटे, तो आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 16। इससे 16 बार कट जाएगा मेरे भाई, यानी कि 16 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस 16 किलोमीटर है। हवाई जहाज जो है 1 मिनट में 16 किलोमीटर जो है उड़ के आया है। कैसे करिएगा मेरे भाई, देखो दो दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। अगर 30 डिग्री के सामने 1 है तो यहां 60 डिग्री के सामने √3 होता है। मैंने मान लिया कि भैया 60 डिग्री के सामने √3 है। 30 60 90 ट्रायंगल कॉन्सेप्ट है, 30 के सामने 1, 60 डिग्री के सामने √3। अगर 60 डिग्री के सामने √3 है तो ये तो 30 डिग्री का है, 30 डिग्री के सामने क्या आएगा, 1 आएगा है भाई। अब इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, इस वाले को, बड़े वाले राइट एंगल को, ये जो है मेरे प्यारे भाई ये √3 है तो ये भी √3 होगा। आप बोलोगे हाँ सर ये भी √3 होगा। अगर 30 डिग्री के सामने √3 है, अगर 30 डिग्री के सामने √3 है तो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। अगर 30 डिग्री के सामने √3 है तो 60 डिग्री के सामने क्या आएगा, √3 की भी √3 से गुणा 3 यूनिट। 30 के सामने अगर √3 है तो 60 डिग्री के सामने क्या आएगा, √3 का भी √3 गुना 3 यूनिट। ये पूरा 3 यूनिट है, 1 यूनिट है, तो कितना बचा, 2 यूनिट बचा। ये 2 यूनिट बचा, 2 यूनिट। और 2 की वैल्यू कितनी है, 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर डिस्टेंस है, 2 की वैल्यू तो 16 किलोमीटर है मेरे प्यारे भी। कितने गुना, 8 गुना, तो 8 टाइम्स आ गया, 8 गुना। तो हवाई जहाज भी एच √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 √3 किलोमीटर। ये आ गया √3 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 √3 किलोमीटर आ गया। 8 √3 का मतलब 1.73 होता है √3 की अप्रोक्स वैल्यू। ये एच की वैल्यू आ गई 17 8 136 13.6, यानी कि अप्रोक्स ही आएगा, बी ऑप्शन। अप्रोक्स बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। आगे चलेंगे प्यारे भाई, ये बताइए उस पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया जिसका बेस एक स्क्वायर है, जिसकी साइड 11 है और हाइट 30 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया। देखिए पिरामिड की प्यारे बच्चों, पहले आपको यहां पर स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी, जिससे प्यारे दोस्तों पिरामिड है, पिरामिड का बेस स्क्वायर है। अब यहां पे स्क्वायर की साइड 11 है, स्क्वायर की जो साइड है प्यारे बच्चों 11 है, और पिरामिड की जो हाइट है 30। ये पिरामिड की हाइट होती है भैया 30। तो पिरामिड की स्लांट हाइट आपको निकालनी पड़ेगी। एपेक्स है, एपेक्स से इस भुजा के मिड पॉइंट को मिला दो, ये पिरामिड की स्लांट हाइट होगी, स्लांट हाइट होगी। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा हवा में। अगर ये 11 है तो ये कितना आ जाएगा, 11/2, 11/2 आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर। तो स्लांट हाइट कैसे आएगी, ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अगर ये 30 है, ये 11/2 है, तो 30 का मतलब होता है 60/2। 30 को आप लिख सकते हो ना बच्चों 60/2। 11 60 61 ट्रिपलेट होता है, 11/2 60/2 61/2। तो स्लांट हाइट 61/2 आ गई। आपको निकालना है पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया। 2-4 सवाल प्रिज्म पिरामिड के भी आए हुए हैं आपके पेपर में। टोटल सरफेस एरिया के लिए पहले निकालो लिटरल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया होता है 1/2।
पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस का पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर आ जाएगा 44। अगर स्क्वायर की भुजा 11 है तो पेरीमीटर 44 इंटू स्लांट हाइट, पिरामिड की स्लांट हाइट 61/2 प्लस प्लस क्या आएगा बेस का एरिया स्क्वायर, भाई पिरामिड का बेस स्क्वायर है, स्क्वायर की भुजा 11 है, स्क्वायर का एरिया 11 का स्क्वायर। अगर आपको पिरामिड नहीं आता तो ये सवाल स्किप कर दो और जाके पहले पिरामिड पढ़ो, तभी आप कर पाओगे। 4 से 44 11 बार जाएगा, 11 गुणा 61 आएगा 660 और 11 671 प्लस 121, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 792 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट है, पहला ऑप्शन। आगे चलेंगे। यदि x बराबर a sec थीटा cos फाइ, y बराबर b sec थीटा sin फाइ, z बराबर x tan थीटा है तो इसका मान क्या होगा? अगर आप इस सवाल के ऑप्शन को देखो तो ये थीटा और फाइ क्या एंगल है, थीटा और फाइ क्या है एंगल्स है। क्या इस सवाल के ऑप्शन में कहीं भी थीटा फाइ आ रहा है? त्रिकोणमिति का सवाल है, जब आ ही नहीं रहा तो ऐसे सवालों को सॉल्व मत किया करो। सॉल्व तो हो जाएगा, आप एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दो, लेकिन टाइम लगेगा। आप अपनी मर्जी से, जब आंसर में थीटा फाइ है ही नहीं, अपनी मर्जी से थीटा फाइ की वैल्यू को 0 डिग्री पुट कर लो। अगर मैं पुट कर लेता हूं तो भैया सेक 0 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो एक्स का मान ए आ जाएगा। यहां देखेंगे इस साइन 0 0 होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये देखो प्यारे बच्चों, यहां ये टेन 0 0 होता है तो ये पूरा 0 आ जाएगा, जेड का मान 0 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, तो एक्स ए है, वाई 0 जेड 0, वाई 0 हो गया, जेड 0 हो गया, एक्स का मान आपका ए है, तो एक्स की वैल्यू ए है, तो ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर 1। एक्स की जगह आप ए रख दोगे तो ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर 1 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल है। सवाल नंबर 21, ट्रायंगल एबीसी में एम और एन ए बी ए सी पर एक बिंदु है और ओ भुजा एम सी और एन बी का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अच्छा, पहले हम चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए कि बच्चों हमने आपके सामने ट्रायंगल बना लिया, ये ए बी सी, ये ट्रायंगल है ए बी सी। अब बोला गया है यहां पर एम और एन साइड ए बी ए सी पर है, एम एन बी सी के समांतर है, पैरेलल है। तो इस तरीके से एक लाइन खींच दी बच्चों, ये हमने, ये साइड ए बी पर पॉइंट एम है और साइड ए सी पर पॉइंट एन है, और ये जो लाइन है एम एन बी सी के पैरेलल है। ठीक है जी। ओ एम सी और एन बी का प्रतिछेदन बिंदु है, यानी कि हमने इसको मिलाया, ये आपका एन बी है और ये आपका एम सी है। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बच्चों वो ओ है। ठीक है। सवाल बोला एम रेशियो एम बी 7:9, तो ये एम और एम बी की जो लंबाई है ये रेशियो 7:9 है, एम से एम बी का रेशियो। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है ट्रायंगल एमओएन और ट्रायंगल बीओसी के एरिया का रेशियो, यानी कि प्यारे बच्चों ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो पूछा। बताइए, एक लेवल सवाल मैंने आगे बढ़ा दिया। एक्चुअली जब मैंने ये लाइन एम एन और बीसी पैरेलल खींची है तो यहां पे छोटा बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, छोटा ट्रायंगल ए एम एन, बड़ा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है। छोटे ट्रायंगल में 7 है, बड़े ट्रायंगल में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भी? 7 और 9 16। बड़े ट्रायंगल में तो 7 + 9 16 हो जाएगा ना, ये करस्पॉन्डिंग साइड, ये 7 16 है। तो यानी कि ये एम एन से बीसी का रेशियो भी 7 16 होगा, एम एन से बीसी का रेशियो भी। लेकिन आपसे एक्चुअल जो पूछा इन दोनों ट्रायंगल का एरिया पूछा है, एरिया का रेशियो। एक्चुअली ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है, क्योंकि अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि एम एन बी सी पैरेलल लाइन है। ये थीटा अल्टरनेट एंगल, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल। जब भी दो लाइन ऐसे खींची जाएंगी पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये अल्फा बराबर होता है अल्टरनेट एंगल। तो हमेशा पैरेलल लाइन पर आमने सामने के, पैरेलल लाइन पर आमने सामने के दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड ये 7 है 16, साइड का रेशियो 7 16 है, तो एरिया का रेशियो क्या आएगा? 7 का स्क्वायर 49, 16 का स्क्वायर 256। तो एरिया का रेशियो इन दोनों का 49:256 हो जाएगा, पहला ऑप्शन। बिल्कुल बेहतरीन सवाल है। आगे चलेंगे। किसी जिले की पॉपुलेशन 3,85,000 है, जिसमें 1,68,000 पुरुष हैं। 52% पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है, 21% मेल लिटरेट पढ़े लिखे हैं, तो पढ़ी लिखी महिलाओं का परसेंटेज कितना होगा? बहुत बढ़िया सवाल है। यह सवाल भी डेविएशन एलिगेशन दोनों से हो जाएगा, जो आप करना चाहो वो कर लो।
सब मान लीजिए भैया एक टाउन में मेल भी रहते हैं फीमेल भी रहते हैं। देखो अगर आप लिटरेट पॉपुलेशन पे एलिगेशन लगाओगे, पढ़े लिखे लोगों के परसेंटेज पे एलिगेशन लगाओगे, तो मेल फीमेल की संख्या का रेशियो आएगा। टोटल जनसंख्या 3,85,000 है टोटल, जिसमें से मेल कितने हैं 1,68,000। तो रेशियो कितना आएगा भैया यहां पे, ये 3030 काट लीजिए, ये किससे जाएगा भैया फिर, 7 से 7 पंजे 35 और 3 7 पंजे 35 और 7 से जाएगा 24 बार। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर टोटल 55 लोग हैं तो 55 में से आपका 24 मेल है। अगर टोटल 55 लोग हैं तो उसमें से 24 पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी हैं, 55 में से 24 घटाइए, यानी कि 31 महिला। ये मेल फीमेल की संख्या का रेशियो है, ये मेल फीमेल की संख्या का रेशियो है मेरे भाई। अब इस जिले में 21% मेल लिटरेट है, मेल पॉपुलेशन का 21% पढ़े लिखे। पूछा है कि कितनी परसेंट महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, जबकि पूरी पॉपुलेशन का 52% पॉपुलेशन इज लिटरेट। यानी कि मेल प्लस फीमेल पॉपुलेशन कैसे बनती है, मेल प्लस फीमेल से। मेल प्लस फीमेल में 52% पढ़े लिखे, एलिगेशन हो गया। आप बताओ मेरे प्यारे भाई, ये कितना आएगा, 52 में से 21 घटाएंगे 31%, तो 31 की वैल्यू 31% है, तो 24 की वैल्यू 24% आएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर आएगी। ये 52 से मीन वैल्यू से छोटा है, तो मीन वैल्यू से बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा 24, 52 से 24 बड़ा होगा तो कितना आ जाएगा मेरे पैर भी 76। तो यानी कि फीमेल पॉपुलेशन का 76% लिटरेट है, थर्ड ऑप्शन फीमेल पॉपुलेशन का। समझ में आ गई बात, आप बोलोगे सर बढ़िया सवाल, आगे चलना। सवाल नंबर 23, हाँ जी करो। दो पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते तो खाली टंकी 20 घंटे में भर जाएगी। केवल पाइप ए खोले जाने पर खाली टंकी को पाइप बी द्वारा अकेले भरने में लिए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है। यानी कि पाइप ए बी से 9 घंटे पहले टंकी भर देता है, तो बी को अकेले खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा। बहुत बेहतरीन, देखिए दो पाइप है ए और बी। सवाल को अगर ढंग से पढ़ेंगे तो बोला ये ओनली जब व्हेन पाइप ए ओपन इट फिल्स द एम्प्टी टैंक 9 आवर अर्लियर देन द टाइम पाइप बी टू फिल इट अलोन। पाइप बी टंकी भरने में जितना समय लेता है, पाइप ए अकेले उससे 9 घंटे कम में टंकी भर देता है। जबकि दोनों पाइप ए और बी एक साथ अगर खोले जाएं तो 20 घंटे में टंकी भरते हैं दोनों पाइप ए और बी। ठीक है जी। तो पूछा पाइप बी को अकेले खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो भैया इस सवाल में एक्चुअली टाइम दिया ही नहीं है, टाइम का डिफरेंस दिया है कि अगर पाइप बी टी घंटे लेगा तो पाइप ए लेगा टी -9 घंटे, पाइप ए लेगा टी -9 घंटे। ठीक है, अब आप यहां पे एलसीएम वगैरह लो या एफिशिएंसी को बराबर करो, तो समय लगता है इस तरह के सवालों में, यहां टाइम दिया नहीं है। अगर ये टी है तो ये क्या होगा टी -9। तो ऐसे सवालों को हम लोग हमेशा 100% ऑप्शन से बनाएंगे, ऑप्शन से। ठीक है भैया, जैसे मैंने ये वाला आंसर मान लिया 39 कि पाइप भी 39 घंटे ले रहा है, तो ए कितना लेगा 30 घंटे। तो दोनों पाइप मिलकर कितना समय लेंगे, 30 × 39 बटे 30 + 39 69। क्या ये 20 आ रहा है, नहीं ये 20 नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब अगर मैं ये वाला आंसर मानता हूं मेरे भाई कि पाइप भी 45 घंटे ले रहा है, ये तो पूछा पाइप भी अकेले कितने टंकी खाली कितने समय भरेगा, खाली टंकी बी 45 घंटे ले रहा है, तो ए लेगा 45 - 9 36। दोनों पाइप मिलकर कितने समय भरेंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट होता है 36 × 45 बटे 36 + 45, 36 + 45 81 आ गया। 9 × 4 = 36, 9 × 9 = 81, 9 से 45 5 बार, 4 पंजे 20 घंटे। यस, ये सेट हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया, ये आंसर है। 45 घंटे रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है, ये आंसर है। तो ऑप्शन से चेक करो, पता होना चाहिए कि अगर एक पाइप x घंटे लेता है, एक y घंटे लेता है, दोनों मिलकर xy बटे x + y घंटे में टंकी भरेंगे, दोनों मिलकर xy बटे x + y घंटे में। डायरेक्ट ऑप्शन से ही करना है ये वाला सवाल। सवाल नंबर 24 देखिए भाई, ये बताओ a + b + c 5 है, a² + b² + c² 33 है, तो इसकी वैल्यू बताइए। देखो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, कॉन्सेप्ट भी आपका रिवाइज हो जाएगा। a³
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला इन दोनों की टर्म में, ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की टर्म में। इसके ना 4 फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला ये है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट में थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये है बेटा फॉर्मूला। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc का फॉर्मूला ये है। यहां पे वैल्यू रख दो 1/2 ए प्लस बी प्लस सी 5 है, ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 33 है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी 5 है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 बटे तो 33 99, 99 में से 25 घटाएंगे तो 74, 2 से 74 37 बार जाएगा, 37 पंजे 185, 185 आंसर है, 185 ऑप्शन नंबर डी। आइए लास्ट क्वेश्चन, सवाल है आपके सामने 25, रेलवे ग्रुप डी का ही पूछा हुआ, लिख के ले लो मेरे भाई। अगर रेलवे ग्रुप डी का पेपर मान लो 50 शिफ्ट में हुआ तो कम से कम 10 शिफ्ट में सवाल तो जरूर आएगा, कम से भी कम 10 शिफ्ट। सीमा और दर्शन की इनकम का रेशो 7:5 है। सीमा और दर्शन 12,000 9,000 रुपए की बचत करते हैं। सीमा दर्शन के खर्चों का रेशो 17/12 खर्चों का। सीमा दर्शन का कुल खर्चा बताओ। ध्यान सुनना, सीमा और दर्शन के खर्चों का रेशो 17/12 है। अगर खर्चों का रेशो 17/12 है तो उनका कुल खर्चा पूछा है, कुल खर्चा आएगा 17 + 12 29। 29 का मल्टीपल आना चाहिए, नंबर 29 से नहीं कटता, ये 29 से कट रहा, 29 से 87, 29 से नहीं कट रहा, 29 से नहीं कट रहा। आंसर आ गया सी ऑप्शन, यानी कि बिना कुछ करे इस सवाल का आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको मेथड भी आना चाहिए कि भाई ऐसे सवालों में हम लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। सीमा और दर्शन 2 लोग हैं, पूछा क्या उनके खर्चे के बारे में। सीमा दर्शन के खर्चों का रेशियो 17/12, खर्चों का रेशियो 17/12 सबको पता है। खर्चा प्लस बचत बराबर इनकम। खर्चे का रेशियो दिया है, इनकम का रेशियो दिया है, बचत की वैल्यू आपको दी है, बचत की वैल्यू आपको दी है। ऐसे हर सवाल में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लग जाता है, जहां शुरुआत का रेशियो है, चेंज है, फाइनल का रेशियो है। सीमा दर्शन के खर्चे का रेशियो 17/12 है। अब सीमा कितनी बचत करती है? 12,000 रुपए। खर्चे में बचत जोड़ो। दर्शन कितना बचत करता है? 9,000 रुपए। तो खर्चे में बचत जोड़ेंगे तो फाइनल रेशियो किसका आएगा? इनकम का। सीमा दर्शन की इनकम का रेशियो 7:5, ये इनकम का रेशियो है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड नहीं आता तो सीख लीजिए। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 17 पंजे 85, 12 सत्ते 84, 85 84 का डिफरेंस 1 यूनिट आ गया। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 7 नाम 63,000, 12 पंजे 60,000, 63,000 और 60,000 का डिफरेंस 3,000, तो एक की वैल्यू 3,000 रुपए हो गई, एक यूनिट की वैल्यू 3,000 रुपए हो गई। तो पूछे सीमा दर्शन का कुल खर्चा, कुल खर्चा आएगा 17 12 29, कुल खर्चा 29 आएगा, तो 29 की वैल्यू भी 3,000 गुना आएगी, 29 दिया 87,000, 87,000 रुपीज आ गया मेरे प्यारे भाई, और ये करेक्ट है। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। लेकिन ये मैंने आपको करके बताया, पेपर में ये नहीं करना। ये सवाल पेपर में ऑप्शन से हो जाते हैं, आधे सवाल लगभग। और इसी के साथ ये मॉक टेस्ट भी एंड होता है भाई। आज का मॉक टेस्ट का लेवल थोड़ा मॉडरेट से ऊपर लेवल का था, क्योंकि 5-6 सवाल बहुत बढ़िया आते हैं, और 5-6 सवाल का ही खेल होता है, बाकी तो सभी कर लेते हैं। तो आज आपने कितने सवाल सही किए मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बिल्कुल रेलेवेंट, अपडेटेड, लेटेस्ट सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, रेलवे के भी प्रीवियस से रहे और कुछ नए सवाल भी हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो आज इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी कल एक और ऐसे ही शानदार मॉक टेस्ट के साथ। कमेंट्स जरूर किया करो मेरे भाई। ठीक है, मुझे जरूर बताइए कि आपने कितने सवाल ठीक किए और मजा आ रहा है। अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो इसको सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा फैलाइए उस बच्चे तक जिसने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है। धन्यवाद, बाय।